ड्रामा की स्टारिंग शाओ के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ क्लब आई है और तभी अचानक से वो अपनी कंपनी के बॉस को उसे देखते हुए देख लेती है और डर जाती है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम जीएन है। जीएन का फ्रेंड भी नोटिस कर लेता है कि वो किसी लड़की को देख रहा था, तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तू किसी ब्यूटी में इंटरेस्टेड है। तो फिर जीएन इसके लिए मना कर देता है और शाओ भी यहाँ अपनी फ्रेंड लिसा को इस बारे में बताने लगती है कि मैंने अपनी कंपनी के बॉस को ऊपर सेकंड फ्लोर पर देखी। तो फिर लिसा पूछती है कि क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में तूने मुझे बताई थी कि वो बहुत ही कोल्ड है, और सच में तू तो अपने बॉस से कितना डरती है। तो फिर शाओ हाँ कहती है और वो देखती है कि जीएन वहाँ से जा चुका है। फिर इतने में शाओ को यहाँ पर एक बंदा आकर परेशान करने लगता है और उसे कहता है कि चलो कुछ फन करते हैं, तुम मुझे अपना नंबर दो। तो फिर शाओ कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अंदर ही है और वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये बंदा कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी। और ये शाओ के नज़दीक जाने लगता है और वो उससे डर रही होती है। इतने में जीएन यहाँ चिल्लाते हुए पहुँच जाता है और उससे शाओ से दूर रहने के लिए बोलता है। तो फिर ये आदमी जीएन से पूछता है कि तुम हो कौन, क्या तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो। तो जीएन शाओ से कहता है कि तुम कहाँ जा रही थी। तो बताती है कि वॉशरूम। तो जीएन कहता है कि फिर तुम जाओ। तो फिर ये बंदा रोकने लग जाता है और जीएन से कहता है कि तुम हो कौन और बीच में क्यों घुस रहे हो। तो फिर जीएन इसे मार के सबक सिखाता है और ये बंदा डर के यहाँ से भाग जाता है। फिर शाओ जल्दी से अपना वॉशरूम चली जाती है और फिर जब वो वापस रिटर्न आती है तभी इतने में वो जीएन को कॉल पर बातें करते हुए सुनती है, जो कि अपने डैड से कॉल पर कह रहा होता है कि डैड मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप बार बार मुझे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स मत करो। तभी शाओ तो यहाँ पर जीएन से अपना मुंह छिपा कर जा रही होती है, पर तभी वो उसे रोक लेता है और फिर पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो शाओ कहती है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसी कहानी बनाई थी और उसे झूठ बोली थी। तो फिर जीएन कहता है कि क्या तुम्हें क्लबिंग करना पसंद है। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, और ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। और फिर वो उसे आज की उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर जाने लगती है। तभी जीएन कह देता है कि अगली बार तुम यहाँ पर आके ऐसे ड्रिंक मत करना, ये जगह सेफ नहीं होती है। तो फिर शाओ इसे ओके बोलकर जाने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ कंपनी आई होती है और जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो सामने उसके जीएन होता है और फिर वो इसका आईडी देखकर इसका नाम पढ़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम शाओ है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ऐसा बोलकर फिर वो बाहर चला जाता है और अपनी आंटी को कॉल करके उनसे कह देता है कि आपने जो मुझे ब्लाइंडेड बताई थी ना शाओ, मैं उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। और फिर शाओ को भी यहाँ पर आंटी की कॉल आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ब्लाइंडेड ढूंढी हूँ, और देखो बेटा मैं तुम्हारी मॉम को इतने सालों से जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ही लड़का ढूंढूंगी और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और असल में ये तो मेरा निफ्यू है और देखो वो बहुत ही टॉल है, हैंडसम है, हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है और तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं तुम्हें उसका वीचेट आईडी सेंड कर रही हूँ, तुम उसे ऐड कर लो और उससे बातें करो। तो फिर शाओ मान जाती है और उसे ऐड कर लेती है और तभी इतने में जीएन यहाँ पर आया होता है और वो यही देख रहा होता है कि उसने उसे ऐड करी है। फिर इसके बाद दोनों ही अपनी काम की जगह पर बैठते हैं और शाओ जीएन को हेलो कहती है तो वो भी उसे हेलो कहता है। और फिर शाओ से पूछ लगती है कि क्या तुम्हारी आंटी ने तुम्हें मेरे बारे में सब बताई है। तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर शाओ से ये भी पूछ लेती है कि क्या तुमने बस अपनी फैमिली के फोर्स करने पर मेरे साथ ब्लाइंडेड के लिए हाँ बोले हो। तो जीएन कहता है कि ऐसी बात नहीं है और देखो मैं अभी बिजी हूँ तो हम बाद में बात करते हैं। फिर तभी इतने में शाओ की कलीग जाग जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रही है। तो शाओ बताती है कि मेरे ब्लाइंडेड से। तो फिर इसकी कलीग पूछने लगती है कि वो कैसा दिखता है, क्या वो हैंडसम है। तो शाओ कहने लगती है कि मैंने अभी उसका फोटो नहीं देखी हूँ, लेकिन आंटी ने मुझे बताया है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और फिर वो अपनी कलीग को सब बताती है कि उसने अब तक मैसेज में उसे क्या बात करी और उसे क्या जवाब दिया। तो फिर इसकी कलीग कहती है कि वो कितना कोल्ड बंदा है, आखिर ऐसे कौन रिप्लाई करता है, लगता है वो तुम्हारे साथ ब्लाइंडेड पर जाने चाहता ही नहीं है, इससे अच्छा उसे रिजेक्ट कर दो। शाओ कहती है कि लेकिन उसने कहा ना कि वो फैमिली के फोर्स करने पर मेरे साथ ब्लाइंडेड पर नहीं जा रहा है। तो इसकी कलीग जी कहती है कि तो क्या हुआ, तुमसे जैसे वो बात कर रहा है ना, वो तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम उसे परस्यू करो, वो चाहता है कि तुम उसके पीछे पीछे लगी रहो और वो तो भाव खा रहा है। फिर इतने में यहाँ पर जीएन आया होता है और इसे देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं और फिर जीएन तुरंत ही चला जाता है। और शाओ की कलीग जी कहने लगती है कि मिस्टर जीएन कितने डरावने हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो ये ब्लाइंडेड हो वो भी बॉस की तरह ही हो। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे डराओ मत। फिर इसके बाद वो अपने ब्लाइंडेड से मिलने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट पहुँचती है और फिर वो टेबल नंबर 16 ढूंढते हुए जैसी आकर बैठती है तो अपने सामने जीएन को देखकर शॉक हो जाती है और फिर उसे कहने लगती है कि बॉस कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो ये उसे बैठने के लिए बोलता है और शाओ सोच रही होती है कि ये क्या, मेरा ब्लाइंडेड कोई और नहीं मेरा बॉस है। फिर उसे ऐसे नर्वस देखकर जीएन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो शाओ बताती है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ब्लाइंडेड होंगे, तो क्या आपको इस बारे में पहले से पता था कि आंटी ने आपको मुझसे इंट्रोड्यूस करवाई है।
तो जियन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, और मुझे बताओ कि मेरी आंटी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताई है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि आंटी ने मुझे बताई कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही जेंटल है, और उन्होंने कहा कि आपके पास एक पेट भी है। तो जियन बताता है कि हाँ, मेरी पेट एक छिपकली है, और क्या तुम उसकी फ़ोटो देखना चाहोगी। तो शाओ डर के मारे कहती है कि नहीं बॉस, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वैसे बॉस मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ ब्लाइंड डेट के लिए आए होंगे। तो फिर ये कहता है कि हाँ, मुझे अभी गर्लफ्रेंड की नीड तो नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो शाओ कहती है कि मैं समझ गई, आप चाह रहे हो कि मैं आपकी ब्लाइंड डेट का रोल प्ले करूँ। तो जियन कहने लगता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरी फैमिली के सामने मेरी ब्लाइंड डेट बनने का रोल प्ले करो। बस तुम्हें फैमिली के सामने ही प्रिटेंड करना होगा, और अकेले में तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, और साथ ही मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो शाओ पूछती है कि बॉस मुझे ये रोल कैसे प्ले करना होगा। तो जियन उसे बताने लगता है कि फैमिली के साथ कॉल पर बात करना होगा, या फिर कभी उनके साथ डिनर पर भी जाना पड़ सकता है। तो फिर ये कहती है कि वैसे बॉस, आपने इसके लिए मुझे क्यों चुना है, आपके पास तो इतनी सारी लड़कियों का ऑप्शन है, तो मैं ही क्यों। तो फिर ये कहता है कि क्योंकि मैं रिलेशनशिप में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं इस काम के लिए किसी और को भी चुनना नहीं चाहता हूँ। तो फिर ये सोच रही होती है कि आखिर मैं बॉस के साथ ब्लाइंडेड वाला रोल कैसे प्ले कर पाऊंगी। जियन कहता है कि अगर ये चीज़ तुम्हें बहुत ही अजीब लग रही है तो तुम उसे काम की तरह समझ सकती हो, और मैं इसके लिए तुम्हें अलग से पे भी करूंगा। शाओ पूछती है कि लेकिन अगर इस बीच मैं किसी को लाइक करने लग गई तो। जियन कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, अगर कभी ऐसा होता है तो हम अलग हो जाएंगे, और तुम्हें अभी इस चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम ले सकती हो और फिर मुझे अपना जवाब देना। और हाँ, तुम्हें मुझे ऐसे प्राइवेट में बॉस कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो शाओ सोचती है कि वैसे तो बॉस अब इतने डरावने नहीं लग रहे, लेकिन आखिर कौन अपने बॉस को उनके नाम से बुलाता है। फिर जियन पूछने लगता है कि बताओ तुमने क्या सोची हो, क्या तुम मुझे हाँ कहने वाली हो। तो शाओ कहती है कि बॉस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, और फिर वो मन में सोचती है कि आखिर मैं बॉस के मुंह पे उनको उनके नाम से कैसे बुलाऊं। और फिर ये जल्दी से कहती है कि जियन मुझे घर जाना है, और ऐसा बोलकर भागने लगती है। और तभी इतने में सामने से वेट्रेस वाइन लेकर जा रही होती है, और शाओ उसे टकराकर गिरने वाली थी, पर इतने में जियन उसे गिरने से बचा लेता है, और शाओ उसे देखती रह जाती है। फिर इसके बाद शाओ अपनी मॉम के साथ घर पर होती है, और उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुम्हारी आंटी शू ने मुझे बताई है कि उन्होंने तुम्हें एक बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखो, अगर तुम्हें अभी वो पसंद आ रहा हो तो एक बार उसके साथ रिलेशनशिप ट्राई करके तो देखो। वैसे भी तुम दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हो, और तुम्हें पता है मैं तो आंटी शू के निफ्यू से मिल चुकी हूँ, वो सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। तो शाओ कहती है कि मॉम, आखिर आप उससे कब मिली। तो शाओ की मॉम से बताने लग जाती है कि ये बात तब की है जब तुम बहुत ही छोटी थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। आंटी शू अपने निफ्यू को लेकर हमारे घर आई हुई थी, और तुमने तो उस लड़के को मुंह पे पंच भी मार दी थी। तो शाओ तो ये सुनकर शॉक हो रही होती है, और फिर उसकी मॉम सब उसे याद दिलाती है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये लोग छोटे थे तो जियन को यहाँ पर एक बच्चा बुली कर रहा था, और तभी इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है और उस बच्चे को सबक सिखाती है, उसे मारते हुए कि आखिर तुम कैसे इसे बुली कर सकते हो। और तभी गलती से उसका हाथ जियन को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब शाओ ये सब याद करने के बाद सोचती है कि बॉस तो पक्का इस बारे में भूल गए होंगे, ये तो बहुत पुरानी बात है। फिर इसके बाद शाओ कंपनी में होती है अपनी डायरेक्टर के साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ जियन के ऑफिस में होती है अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ, जो कि यहाँ जियन को बता रही होती है कि शाओ को इस कंपनी में काम करे हुए बस 1 महीना हुआ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और अभी बेस्ट एम्प्लॉई है, इसलिए उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहिए। तो फिर जियन शाओ को अपना असिस्टेंट बना लेता है। फिर शाओ बहुत ही एम्बैरेस फील करने लगती है कि पहले बॉस मेरे ब्लाइंडेड बन गए और अब मैं उनकी असिस्टेंट बन गई हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी में यहाँ कोई अमीर लड़की आई होती है, जो कि यहाँ डायरेक्ट जियन के ऑफिस में जाने लगती है। तो शाओ तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि प्रेसिडेंट के बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। इतने में यहाँ पर जियन खुद आ जाता है और फिर ये उसे गिफ्ट देने लगती है और बताती है कि मेरे डैड की तरफ से ये तुम्हारे लिए। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि आज मेरे डैड ने तुम्हें डिनर पे भी इनवाइट किया। तो फिर ये इसका हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ। तो फिर वेन कहने लगती है कि तुम ये तो जानते हो ना कि मेरे डैड और तुम्हारे डैड हम दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो जियन इसे क्लियर करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर ये कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शाओ भी ये सुन लेती है और सोचती है कि बॉस जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं क्या वो मेरी बात कर रहे हैं। और फिर शाओ यहाँ जियन की हेल्प करने के लिए वेन के सामने कहती है कि बॉस अभी आपको ज़रूरी मीटिंग के लिए चलना है, तो चलो मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। तो फिर जियन यहाँ शाओ के साथ ऑफिस में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करी। तो देख रही हो ना कि मेरी फैमिली कैसे मुझे प्रेशर कर रहे हैं, तो तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोची हो।
तो शाओ को जवाब नहीं दे पा रही होती है। तो जियन कहता है कोई बात नहीं, तुम अच्छे से और टाइम ले सकती हो। तो ये मन में सोचती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ जियन के असिस्टेंट वाले सारे काम कर रही होती है। वो पहले उसे एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है और फिर उसके बाद उसे एक डिनर पार्टी में भी लेकर जाता है। शाओ ने यहाँ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली होती है और फिर पार्टी के बाद वो अकेले घर जा रही होती है। तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर उसे एक शूज का बॉक्स देता है और बताता है कि ये जियन की तरफ से। तो शाओ अपने पैर की तरफ देखती है कि उसे चोट लगी हुई है। फिर वो सोचती है कि मैं तो बस बॉस की ब्लाइंडेड बनने का रोल प्ले कर रही हूँ, तो वो मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं। फिर शाओ यहाँ पर जा ही रही होती है कि तभी जियन यहाँ पर उसे मिलने आया होता है और फिर वो उसे कहता है कि उसे ये शूज़ पहन लेना चाहिए। तो शाओ कहती है कि बॉस मैं घर जाके पहन लूँगी। तो फिर ये इसे बाय कर देता है। फिर इसके बाद जब शाओ यहाँ घर आती है तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि कल उसे उसकी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए जाना होगा और वहाँ पर उसके डैड कुछ भी बोलेंगे तो उसे ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसके डैड जो हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ पार्टी के लिए जा रही होती है तभी इसे इसकी स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम चैन है। वो इसे परेशान करने लगता है और पूछता है कि ज़रूर इतने सालों में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा ना। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि आखिर मेरे बॉयफ्रेंड होने से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो चैन कहने लगता है कि सॉरी, मैंने शुरू में तुम्हें परस्यू किया था पर फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट करने लग गया। तो शाओ इसे समझा देती है कि उसे मेरी सिस्टर मत कहो, वो बस मेरे डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है। तो चैन शाओ से सॉरी कहने लगता है और फिर कहता है कि लेकिन इसमें तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुम उस वक्त मेरे साथ कितना रूड बिहेव कर रही थी और तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ इतना अच्छे से थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तभी इतने में यहाँ पर शाओ की स्टेप सिस्टर आ जाती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। तो शाओ कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे सेकेंड हैंड स्टफ पसंद नहीं है, तुम इस कचरे को अपने पास ही रखो। तभी इतने में यहाँ पर जियन भी पहुँच जाता है और वो शाओ से कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो शाओ तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और ये मुझे यहाँ परेशान कर रहा है। तभी इसकी स्टेप सिस्टर पूछने लगती है कि ये बंदा कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉस है। तो फिर शाओ बता ही नहीं पा रही होती है और जियन जल्दी से इसे पकड़ के कहने लगता है कि मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर स्टेप सिस्टर गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल सकता है और वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हें इस लड़की में क्या दिखा। तो ये कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर इसकी स्टेप सिस्टर तो गुस्सा होकर चली जाती है और फिर शाओ यहाँ जियन से दूर होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो जियन बताता है कि मैं भी पार्टी के लिए आया था। फिर इतने में शाओ के डैड बाहर आ जाते हैं और उसे अंदर चलने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वो जियन को भी देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो फिर शाओ उनसे रूडली कहती है कि आपको इससे क्या करना है। तो ये कहते हैं कि तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो और ये तुम्हारा बॉस है ना, तुम इससे बात करके अपनी सिस्टर की भी जॉब लगवा दो इसकी कंपनी में। तो फिर शाओ ने चिल्लाने लगती है कि अब आपको याद आ रहा है कि आप मेरे डैड हैं और जब आपको मेरी केयर करनी चाहिए थी तब आप उस मिस्ट्रेस की बेटी की केयर करते थे, तो आप मुझे अपना डैड मत कहो। तो शाओ के डैड गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं। इतने में जियन उनका हाथ पकड़ के रोक देता है और फिर वो शाओ को भी यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद जब शाओ जियन के साथ उसकी कार में बैठकर जा रही होती है तो वो बाहर बारिश को देखकर पुरानी चीज़ें याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ के डैड उसकी बिल्कुल केयर नहीं करा करते थे और वो उसे छोड़कर बस अपनी मिस्ट्रेस की बेटी की केयर करते थे और उसे स्कूल ले जाने टाइम पर उसके लिए रेनकोट लाते थे और शाओ के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए उसे ऐसे ही छोड़ देते और शाओ के ऊपर बिल्कुल ना ध्यान देते हुए बारिश में छोड़ देते थे। शाओ ये याद करके बहुत ही अपसेट होती है और इसे देखकर जियन सोच रहा होता है कि वो अब कितनी बदल गई है और बचपन में तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो याद करता है कि कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट करी थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जियन को अपने साथ एक पार्टी में लेकर गया होता है जहाँ पर वैन भी आई होती है और जियन यहाँ वैन को दिखाते हुए शाओ से अपना हाथ पकड़वा रहा होता है और तभी वो उसे उसके नाम से बुलाती है क्योंकि उसने बोला था। फिर यहाँ पार्टी में वैन शाओ से बहुत सारे सवाल कर रही होती है और उसे क्लियर कर रही होती है कि क्या सच में वो और जियन डेट कर रहे हैं। तो शाओ उसे अच्छे से जवाब देती है और हाँ बोलती है। तो फिर ये कहने लगती है कि देखना, तुम दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है क्योंकि तुम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और देख लेना वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। तभी ये सुनते के साथ ही जियन यहाँ पर आ जाता है और वैन से कह देता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और फिर वो शाओ को अपने साथ लेकर जाता है और उसके एकदम क्लोज आकर उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो वो शाओ से कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं और वो दूर हो जाती है। तो फिर कहता है कि सभी हमें देख रहे हैं और वो फिर से पूछता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो। तो शाओ कहती है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस ये बुरा लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल हो रही थी। तो ये कहता है कि देखो, ना वो तुम्हें जानती है और ना मुझे अच्छे से जानती है, तो तुम उसकी बातों को इग्नोर करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पार्टी में गेम खेल रहे होते हैं और शाओ सोच रही होती है कि जियन और वो बस एक्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जियन के ऑफिस में आती है और उसे किसी मीटिंग के बारे में बताने लगती है कि उसने कौन सा रेस्टोरेंट चुनी है और क्या खाने में डिशेस चुनी है।
तो जैसे ही जियन ये सारी अरेंजमेंट देखता है तो वो शाओ पर गुस्सा करने लग जाता है कि ये आखिर उसने क्या अरेंजमेंट करी हुई है। फिर वो उसे बहुत डांटता है और सब कुछ सही करने के लिए बोलता है। तो शाओ यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि आखिर इसे मुझ पर इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर जियन को भी लगता है कि मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। फिर इसके बाद वो सब चीज़ ठीक करके वापस इसे लाकर दिखाती है। तो जियन कहता है कि हाँ ठीक है। फिर जैसी शाओ जा रही होती है तो जियन उसे एक नेकलेस देता है और बताता है कि लास्ट टाइम तुम कार में भूल गई थी और ये टूट गया था तो मैंने इसे सही करवा लिया। तो फिर शाओ इसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। और फिर जैसे ही वो अपनी सीट पर आके बैठती है तो उसकी कलीग उससे पूछने लगती है कि उस दिन तुम अपने ब्लाइंड डेट से मिलने गई थी ना, बताओ वो कैसा था। तो शाओ याद करती है कि कैसे अभी वो उसे डांट रहा था। तो ये कहती है कि नहीं अच्छा नहीं था। तो फिर इसकी कलीग कहती है कि मैंने बोली थी ना कि वो अच्छा नहीं होगा। आखिर कौन ऐसे एरोगेंट बंदे को डेट कर सकता है। एक तो पूरा दिन हम ऐसे ही बॉस का खड़ूस फेस देखते हैं। तो शाओ भी उसका साथ दे रही होती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। इतने में जियन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि काम के टाइम पर बातें मत करो और फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब अपना काम कर रही होती है तभी उसकी सुपरवाइजर उसे बहुत सारे काम देने लग जाती है। तो शाओ मना करती है कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा वर्क है और मैं ये सब नहीं करूँगी। तो फिर ये लड़की इसे चिल्लाने लगती है कि तुम असिस्टेंट हो ना तो तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। तभी इतने में यहाँ पर जियन आता है और शाओ से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। और फिर वो इस लड़की को भी डांट देता है कि शाओ सिर्फ मेरी असिस्टेंट है तो वो सिर्फ मेरे काम करेगी, तुम लोगों के नहीं। और फिर शाओ जियन के ऑफिस में होती है और वो इसे पूछता है कि वो तुम्हें इतनी बातें सुना रही थी तो तुम उससे फाइट क्यों नहीं करी और उसकी बातें सुन के क्यों ले रही थी। तो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं डर रही थी, मैं बस फाइट करना नहीं चाह रही थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ ने जब जियन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बंदे को मारकर फाइटिंग करी थी तो फिर स्कूल में उसकी कंप्लेन हो गई थी और इसी वजह से घर पे उसके मॉम डैड लड़ने लग गए थे कि और एक दूसरे को ही ब्लेम करने लग गए थे। तो ये देखकर शाओ बहुत ही ज़्यादा रो रही थी कि वो नहीं चाहती है कि उसकी मॉम डैड ऐसे फाइट करे, इसलिए वो दोबारा कभी ऐसे झगड़ा नहीं करेगी। और फिर इसके बाद उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जियन से कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं आगे किसी को भी अपने आप को ऐसे बुली करने नहीं दूंगी। फिर ये कहता है कि आज भी हम एक पार्टी में जाने वाले हैं तो याद रखना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ रेस्टोरेंट पहुँचकर डिनर का अच्छा सा अरेंजमेंट कर देती है। और फिर जियन इससे पूछता है कि तुम बहुत ही नर्वस हो रही हो। तो शाओ कहती है कि नहीं। फिर इतने में यहाँ पर जियन के डैड और उसकी आंटी आए होते हैं। तो शाओ इन्हें देखकर जियन से पूछती है कि ये फैमिली डिनर पार्टी है। फिर ये उन लोग को हेलो कहने लगती है और जियन की आंटी शाओ से मिलकर खुश होती है और अपने भाई यानी कि जियन के डैड को बताने लगती है कि ये मेरे फ्रेंड की बेटी है और जियन की गर्लफ्रेंड है। तो डैड कहते हैं कि ठीक है और फिर वो इन सबको डिनर के लिए बैठने बोलते हैं। और फिर यहाँ पर वो शाओ को खाना सर्व भी करने लगते हैं और उससे जियन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो उसे कितना लाइक करती है और वो दोनों कितने टाइम से डेट कर रहे थे। तभी शाओ ये ठीक से जवाब नहीं दे पा रही होती है और जियन अपने डैड से कहता है कि आप इतना क्वेश्चन मत करो। फिर डिनर के बाद जब जियन शाओ को कार से उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तभी वो पूछती है कि क्या मैंने अच्छे से एक्ट करी थी। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा शाय होगी। तो ये बताती है कि आज तक मैंने किसी को डेट नहीं करी हूँ ना और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं नर्वस थी। तो फिर ये कहने लगता है कि वैसे क्या कल तुम फ्री हो। मेरे डैड को पूरी तरीके से बिलीव हुआ ही नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए अभी हमें और कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो शाओ पूछती है कि क्या आपके डैड को पता लग गया कि मैं बस फेक थी। तो ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो एक्चुअल में मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो इसलिए अब कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। फिर इसके बाद शाओ घर आकर अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करके इस बारे में सब बता देती है कि उसने अपने बॉस के साथ ऐसी डील करी है कि वो उसकी ब्लाइंड डेट का रोल प्ले करेगी और उसे फैमिली से डील करने में हेल्प करेगी। तो लीसा कहने लगती है कि कहीं वो तुम्हें किस और हक के लिए तो नहीं बोल रहा है और तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। तो शाओ कहती है कि नहीं, वो ऐसे टाइप के नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो लीसा कहती है कि तुम उसकी बहुत साइड ले रही हो। तो शाओ कहती है कि मेरे बॉस सच में बहुत ही अच्छे हैं और तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तो फिर लीसा कहती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही शाओ को जियन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आओ। और फिर उसके बाद जियन शाओ को यहाँ हॉर्स राइडिंग करवाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर उसके अंकल भी आए होते हैं और यहाँ पर जियन और शाओ साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर इसके बाद जियन शाओ को डिनर पे भी लेकर जाता है और शाओ यहाँ सोच रही होती है कि इस रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ पर कैंडल्स वगैरह क्यों है। फिर ये जियन को बताती है कि मेरी मॉम को तुम्हारी एक फ़ोटो देखनी थी। तो फिर जियन कहता है कि मेरे पास कभी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं रहती है तो तुम अभी ले लो। तो शाओ इसकी फ़ोटो लेने लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर लाइट तेज़ नहीं है तो मैं जब बाहर जाऊँगी तो फिर तुम्हारी फ़ोटो ले लूँगी। फिर इतने में जियन को उसके डैड की कॉल आती है और वो साइड में बात करने जाता है और फिर शाओ को भी बुलाता है कि तुम यहाँ पर आओ, मेरे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं।
और फिर शाओ यहाँ जियन के डैड से वीडियो कॉल पर अच्छे से बात करती है और वो इन दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करने का बोलकर कॉल रखते हैं। और फिर इसके बाद शाओ और जियन वॉक करते हुए यहाँ से निकलते हैं और शाओ पूछती है कि अब तो आपके डैड को यकीन हो गया होगा ना। तो ये कहता है कि हाँ यकीन तो हो रहा होगा, लेकिन वो है बहुत ही स्मार्ट, इसलिए अभी हमें और भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो शाओ कहती है कि ठीक है। तभी इतने में वो सोचती है कि यहाँ पे लाइट अच्छी है, तो चलो यहीं पर ही फ़ोटोज़ लेते हैं। तो जियन मान जाता है कि हाँ इससे मेरे भी काम हो जाएगा, और फिर वो इसकी और अपनी सेल्फी लेने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ पूरी कंपनी की सारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर पार्टी के लिए जा रही होती है। और तभी इतने में शाओ और तभी इतने में जियन भी लिफ्ट से बाहर आता है और उसका असिस्टेंट पूछता है कि सभी कहाँ जा रहे हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि बॉस आप भी हमारे साथ पार्टी में चलो। तो जियन शाओ को देखते हुए मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और जियन दूर अपने असिस्टेंट के साथ होता है और वो शाओ को ही देख रहा होता है कि कैसे उसका कलीग उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और ये देखकर ये जेलस होने लग जाता है। और फिर वो तुरंत ही शाओ के पास जाकर उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे काम है। फिर जैसी शाओ यहाँ पर आती है तो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तो ये बताता है कि मेरे डैड का कॉल आया था। तो ये कहती है कि फिर क्या मैं आपके डैड से फिर से कॉल पे बात करूँ। तो जियन कहता है कि नहीं, बस हम दोनों एक फ़ोटोज़ लेते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। और फिर ये शाओ को पकड़ के अपने साथ फ़ोटो ले लेता है। फिर शाओ कहती है कि बॉस अब आपका काम हो गया तो मैं घर जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ कंपनी में होती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल पर बताती है कि उसे कुछ काम पड़ गया है, तो वो उसके साथ साथ में घूमने नहीं जा पाएगी। तो शाओ कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं अपनी किसी कलीग को पूछती हूँ। पर फिर कोई भी शाओ के साथ जाने के लिए फ्री होता ही नहीं है, इसलिए शाओ अकेले घूमने जाने को निकलती है। और जब वो एयरपोर्ट पर होती है तो उसे यहाँ जियन मिल जाता है, जो कि बताता है कि वो यहाँ ज़रूरी काम से आ रहा था। और वो शाओ से कहता है कि वो कहाँ जा रही है। तो वो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट पर जाने वाली थी, पर मेरी फ्रेंड फ्री नहीं है। फिर वो उसे भी पूछती है कि बॉस क्या आप चलना चाहोगे। तो ये कहता है कि मैं रात में फ्री नहीं रहने वाला हूँ। पर फिर ये इसे कहता है कि लाओ एक टिकट दे दो, अगर मैं फ्री रहूँगा तो फिर मैं आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट के बाद बाहर बारिश हो रही होती है और शाओ यहाँ वेट कर रही होती है ताकि कोई उसे टैक्सी मिल जाए। इतने में जियन उसे पिक करने पहुँच जाता है और फिर वो कार में जाते हुए उसे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट देखने नहीं पहुँच पाया। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं। तभी जियन टिश्यू निकाल कर शाओ को सुखाने में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो बारिश में भीग चुकी थी। और ये देखकर शाओ तो बहुत ही शाय हो रही होती है। फिर ये कहने लगता है कि तुम्हें तो बहुत फीवर हो गया है, और फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है उसका चेकअप करवाने। फिर जियन के ऐसे बिहेवियर से शाओ तो सोचने पड़ जाती है कि क्या मिस्टर जियन अभी भी बस एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वो मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल तक भी लेकर आए हैं। फिर इसके बाद दोनों यहाँ से निकलते हैं और शाओ को जियन की आंटी का कॉल आया होता है। फिर कॉल पे बात करने के बाद वो इसे पूछती है कि आखिर आपने आंटी को क्यों बताया कि हम दोनों साथ में हैं, अब उन्हें गलतफहमी हो जाएगी तो फिर। तो जियन कहता है कि हम लोग तो यही चाहते हैं ना। तो शाओ कहती है कि क्या आपने इस बारे में सोचा है कि अभी तो हम लोग ये डेटिंग की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब सभी को सच पता लगेगा तो फिर क्या होगा। तो जियन कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। कि वैसे तुम्हारा वापस जाने का प्लान कब का है। तो शाओ बताती है कि मेरी दोपहर की फ़्लाइट है। तो जियन कहता है कि ठीक है, अभी तो मुझे कुछ काम है, तो मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ कर आएगा। तो शाओ कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद अपना चली जाऊँगी। तो जियन कहता है कि नहीं, तुम बीमार हो इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तो फिर शाओ मान जाती है और जियन अपना कॉल पे बात करने के लिए साइड में जाता है। और फिर शाओ इस बारे में सोचने लगती है कि ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, तो ये सब बस एक्टिंग है या फिर सच में ये मुझे लाइक करता है। और फिर ये खुद ही सोचने लगती है कि मैं इस बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, हम दोनों के बीच में बस एक्टिंग रिलेशनशिप है, कोई रियल नहीं। फिर इसके बाद शाओ वापस जब आती है तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई होती है और वो इसे कहती है कि तुम दोनों का भी एक्टिंग रिलेशनशिप में हो, लेकिन क्यों ना इसको रियल में कन्वर्ट कर दो, वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और किसी ना किसी को तो तुम्हें डेट करना ही चाहिए। तो शाओ कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि इस बारे में अच्छे से सोच के तो देखो वैसे भी मैं बस तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, डिसीजन तो तुम्हें खुद लेना है। फिर शाओ भी जियन के बारे में सोचने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपनी कंपनी में होती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर सभी फाइल्स वगैरह को लिफ्ट में लेके जा रही होती है। इतने में जियन भी यहाँ पर आया होता है और वो शाओ की हेल्प करने लगता है और ये देखकर उसकी कलीग भी शॉक हो रही होती है। फिर इसके बाद जियन शाओ को इस बारे में बताता है कि उसके डैड ने घर पे उसे डिनर के लिए बुलाया। फिर ये उन लोग के घर पे डिनर के लिए जाती है और जियन शाओ को खाना सर्व कर रहा होता है। तो ये देखकर डैड खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को अब किसी की केयर करना भी आ गया। और फिर जियन के डैड यहाँ से चले जाते हैं और जियन शाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ शाओ जियन के रूम में आकर उसकी सारी चीज़ें देखने लगती है और तभी उसे उसके बचपन का फोटो भी दिख जाता है जिसे शाओ अच्छे से देख रही होती है। तो जियन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो।
तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, और फिर वो कुछ भी बहाना करके यहाँ से निकल जाती है। और जियन इसकी ऐसी हरकतें देखकर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जैसी कंपनी में आती है तो वो अपने साथ 2 कॉफ़ी लाई होती है और एक वो अपनी कलीग को देती है। तो इसकी कलीग खुश होती है और कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नीचे बॉस मिल गए थे और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो ये उनकी तरफ से। और फिर शाओ की फ्रेंड उससे इस बारे में पूछने लगती है तो शाओ जल्दी से वॉशरूम जाने का बहाना करती है और तभी वो जियन को उसके फ्रेंड के साथ बातें करते हुए सुनती है। जियन का फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि शाओ तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, और तू इतना उसके साथ रहता है, तो क्या तूने उसके साथ कुछ करने का सोचा नहीं? तो जियन मना करता है कि तू ऐसी बातें मत कर। तो जियन उसे मना करने लगता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा हूँ, तो ऐसे मत बोल। शाओ ये सुनकर चली जाती है और जियन अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसके बिना मर्जी के ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ वापस आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है, तो इसकी कलीग भी उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है। शाओ अपने मन में सोचती है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग तो बस एक्ट कर रहे थे ना। फिर इतने में यहाँ पर इसकी सुपरवाइजर आ जाती है और शाओ को जियन के पास जाकर साइन लाने के लिए बोल रही होती है। फिर शाओ जियन के ऑफिस में आकर उससे साइन लेती है, तभी वो उसे कहता है कि आज रात हम डिनर के लिए चलेंगे। तो शाओ मना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जियन कहता है कि ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें साथ में घर लेके चलूँगा। तो शाओ कहती है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है और वो उससे मन में बहुत ही गुस्सा होती है। फिर कंपनी के सभी लोग डिनर पार्टी में गए होते हैं और बाहर निकलने के बाद शाओ का एक कलीग उसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा होता है और वो उसका हाथ टच करके उसे गिरने से बचा रहा होता है। तो जियन ये देखकर जेलस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर देख रही होती है कि कैसे क्लब की 2 लड़कियाँ जियन से उसका नंबर मांग रही होती है और वो नंबर दे रहा होता है। यही देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जियन ने अपने फ्रेंड का फ़ोन लेकर उन लोगों को उसका नंबर दिया होता है। फिर इसके बाद जियन शाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम ड्रंक हो। तो फिर वो मान जाती है और कहती है कि बॉस मैं सो रही हूँ। और फिर वो उसे शाओ के घर के पास ले आता है और कहता है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री रहोगी? तुम हॉर्स राइडिंग और सीखना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो शाओ मना कर देती है कि अब मैं वो सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर ये डोर खोलने लगती है तो लॉक खुलता ही नहीं है। जियन पूछता है कि क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? तो शाओ कहती है कि नहीं। तो जियन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो शाओ से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर आप कब तक अपने डैड के सामने ये सब एक्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करके बहुत थक गई हूँ और मुझे ये सब नहीं करना। तो ये कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तो शाओ कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अब ये सब और नहीं कर सकती और फिक्र मत करो, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। तो जियन पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अब कोई पसंद आ गया है? तो शाओ हाँ कहती है। जियन पूछता है कि क्या वो तुम्हारा वो कलीग है? तो ये मना करती है। तो फिर जियन कहता है कि ठीक है और वो उसे कार से उतार कर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जियन से कंपनी में बात नहीं कर रही होती है, तो जियन का फ्रेंड ये नोटिस कर लेता है और फिर वो उसे ऑफिस में कहने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वो तो अब तुझे इतना इग्नोर करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसे कोई और ही पसंद आ गया है और वो उसका जो कलीग है कहीं वही तो उससे पसंद तो नहीं आ गया। तो जियन इस बात पर गुस्सा हो रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ हॉस्पिटल जा रही होती है और तभी वो यहाँ जियन से टकरा जाती है और वो इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये बताती है कि मेरे अंकल के पैर में चोट आ गई है तो मैं उन्हें देखने आ गई थी। और वो जियन से पूछती है कि वो क्यों आया है? तो फिर जियन बताता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर शाओ डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर से बताता है कि यहाँ पर उसके अंकल का इलाज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करे। तो फिर शाओ बहुत ही परेशान होने लगती है कि इतनी जल्दी मैं दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें कैसे लेके जाऊँगी। तभी जियन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। और फिर तुरंत ही जियन अपने असिस्टेंट को कॉल करके अरेंजमेंट वगैरह करवा देता है और फिर दूसरा डॉक्टर आके बताता है कि शाओ के अंकल के लिए एक सिंगल रूम अरेंज कर दिया गया है जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और वो सब जियन भर रहा है। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होती है और जियन को इसके लिए थैंक्स करने लगती है। तो वो कहता है कि ये कोई बड़ी काम नहीं थी, तो तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं थी, और वो चला जाता है। फिर यहाँ पर शाओ की मॉम कहती है कि चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ कंपनी में होती है और वो ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जल्दी में निकल रही होती है और तभी कोई सामने से बॉक्स वगैरह लेकर जा रहा होता है और वो टकराने वाली होती है। इतने में जियन जल्दी से शाओ को गिरने से बचा लेता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ थी? तो फिर वो बताती है कि मैं अपने अंकल से मिलने फिर से हॉस्पिटल जा रही थी। तो जियन कहता है कि मैं रास्ते से ही जा रहा हूँ, तो वहीं से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर रास्ते में जाते वक्त जियन को उसके डैड की कॉल आई होती है। तो फिर शाओ पूछने लगती है कि क्या आपके डैड मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो आपने उन्हें बताया कि नहीं कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है? तो जियन कहता है कि तुम ही बोलो, अभी हमें साथ हुए कुछ ही दिन हुए थे और मैं अपने डैड को कैसे कहूँगा कि हम लोग अलग हो गए? तो फिर ये कहती है कि लेकिन हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं ना।
और फिर वो जियन से पूछती है कि अब आप अपनी फैमिली को इस बारे में कब बताओगे। तो जियन कहता है कि ठीक है, जल्द ही बता दूंगा। फिर शाओ कहती है कि वैसे मैंने आपके जो पैसे आपको रिटर्न करी थी वो अभी तक आपने रिसीव क्यों नहीं करे। तो जियन कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं पैसे वापस रिटर्न नहीं लेने वाला हूँ। तो शाओ कहने लगती है कि फिर तो ये आपका लॉस हुआ ना। तो जियन कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये कोई लॉस नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे अभी तक बता नहीं रही हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम पड़ गई है। पर फिर भी शाओ नहीं बताती और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और भाग जाती है। फिर इसके बाद शाओ अपनी मॉम के साथ घर पर होती है और इसकी मॉम भी समझ जाती है कि वो रोज़ हॉस्पिटल तो जाती है पर जियन के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही है। तो फिर ये कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बात करके सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चल सकती है। फिर शाओ सोचती है कि मैं क्या ही बात करूंगी, मैं उसे थोड़ी ना फोर्स कर सकती हूँ कि वो मुझे लाइक करे। फिर इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड लीसा के साथ बार में होती है और यहाँ पे वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी लीसा इससे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में क्या चल रहा है। तो शाओ कहती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे। फिर इतने में यहाँ बार में कुछ लोग फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो शाओ और उसकी फ्रेंड लीसा यहाँ से भागने वाले होते हैं, पर इतने में एक बंदा यहाँ पर वाइन की बॉटल फेंक देता है और शाओ को वो लगने वाली होती है। पर तभी जल्दी से यहाँ पर जियन आकर शाओ को बचा लेता है और वो हाथ से बॉटल को रोक देता है। शाओ तो ये देखकर चौंक जाती है और फिर इसके बाद वो उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है। और फिर जियन शाओ और उसके फ्रेंड को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं सब सॉल्व करके आता हूँ। फिर वो अपने गार्ड्स की मदद से इन सारे लोगों को यहाँ से सबक सिखाता है और फिर जियन शाओ की फ्रेंड लीसा को यहाँ से भेज देता है और शाओ और जियन यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं जियन की हाथ की चोट को डॉक्टर को दिखाने के लिए। और फिर शाओ यहाँ पर जियन को थैंक्स करने लग जाती है जो उसने अभी बाहर में उसकी जान बचाया। और वो कहती है कि बदले में मैं आपको रिपे करने के लिए आपकी मेडिकल फीस भरना चाहती हूँ। तो जियन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ वापस से एक्टिंग करो और बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। तो शाओ ये सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाती है और तभी इतने में नर्स जियन को आवाज़ देने लगती है कि उसका नंबर आ गया है। तो शाओ कहती है कि बॉस साहब आपको जाना चाहिए। तो जियन कहता है कि फिर हम कार में जाने के बाद फिर से बात करेंगे। फिर वो अपना चेकअप करवाने के बाद जब यहाँ कार में बैठता है तो शाओ से पूछता है कि क्या तुम अब इसके लिए रेडी हो। तो शाओ कहती है कि बॉस मुझे नहीं पता मैं आपको क्या जवाब दूँ। तो जियन कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो शाओ कहती है कि बॉस एक्टिंग ही तो करनी है ना, तो आप किसी और को भी तो ढूंढ सकते हैं, मेरी ही क्या ज़रूरत है। तो जियन कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो। तो शाओ शॉक हो जाती है कि आप मुझे लाइक करते हो। तो जियन कहता है कि तो क्या, नहीं तो तुम्हें लगता है कि मैं बार बार ऐसे हॉस्पिटल आता और या क्लब में आता तुम्हें देखने के लिए, और ना ही मैं कंपनी में सभी लोगों को कॉफ़ी वगैरह बांटता, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये सब कर रहा था। देखो तुम्हें क्या मैं इतना फ्री लगता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें बस ऐसी करूँगा। तो शाओ कहती है कि लेकिन आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो जियन कहता है कि तुमने बस कुछ सुनने के बल पे ये बिलीव कर ली कि मैं बस एक्टिंग कर रहा था। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक ना कर रहा होता तो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता। शाओ बहुत ज़्यादा शॉक होती है और मन में सोचने लगती है कि ये मुझे सच में लाइक करता है। तभी जियन से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ कोई एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ और हम दोनों रियल में साथ हो जाते हैं। तो शाओ टाइम मांगती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना है। जियन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपनी कलीग के साथ कंपनी में मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि वो दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए कहाँ जाएंगे। तभी इतने में जियन यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो फिर ये लोग बता देते हैं कि हम लोग घूमने जाने की बात कर रहे थे। तो ये सुनकर जियन कहता है कि शाओ तुम मेरे साथ ऑफिस में हो। फिर जैसे ही शाओ यहाँ पर आती है तो जियन कहता है कि तुम मेरा मेडिसिन चेंज कर दो। शाओ सोचती है कि अच्छा तो बस मेडिसिन चेंज करने के लिए बुलाया था। तभी ये से पूछने लगता है कि मैंने जो कल रात तुम्हें बोला था तुमने उसके बारे में क्या सोची। तो शाओ बताती है कि मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं सोची हूँ। तो फिर जियन शाओ से कह देता है कि मैं भी इस ट्रिप पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के और एम्प्लॉयज़ भी ट्रिप पर जाने का सोच लेते हैं और ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी कलीग्स के साथ शाओ भी विशिंग ट्री पर अपनी विश टांग रही होती है और इतने में जियन यहाँ पहुँच जाता है और उसे उसकी विश पूछने लगता है। तो शाओ कहती है कि बॉस क्या आपको भी अपनी विश मांगनी है। तभी जियन कहता है कि मेरी तो बस एक ही विश है कि बस तुम हाँ बोल दो। शाओ कहती है कि मैंने अभी तक इसका जवाब सोची नहीं हूँ, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपके पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी कि आप कितनी लड़कियों को अपना नंबर दे रहे थे, तो फिर आप मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। तो जियन कहता है कि अच्छा तो तुम सोच रही हो कि मैंने लड़कियों को अपना नंबर दिया हो, तो तुम खुद ही देख लो।
और फिर वो उसे दिखा देता है कि उसने अपना नहीं बल्कि अपने फ्रेंड का नंबर उन लोग को दिया था। और वो ये भी उससे क्लियर करता है कि वो किसी भी लड़की को अपना नंबर नहीं देता है। फिर यहाँ पर जियन फिर से शाओ से पूछने लगता है, तो वो फिर भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। तो ये कहता है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। तो फिर शाओ से बता देती है कि उसने उसकी और उसके फ्रेंड की बातें सुन ली थी जब वो अपने फ्रेंड को कह रहा था कि वो शाओ के बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहता है और उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता है। तो जियन शाओ को इस बात पर भी क्लियर करता है कि उसने ये इसलिए बोला था क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और बिना उसकी परमिशन के वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर इसके बाद शाओ अपनी कलीग के साथ यहाँ रूम में होती है और तभी उसे जियन की कॉल आती है और वो कहता है कि घर से बाहर आओ, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शाओ अपनी कलीग से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, कुछ काम है। और फिर वो जैसे ही घर से बाहर आती है तो इधर उधर देखने लगती है। तभी जियन कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो? शाओ कहती है कि नहीं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो जियन जल्दी से उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए यहाँ पर तुम्हें देखने आ गया। तो शाओ कहने लगती है कि बॉस हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई हमें देख लेगा तो जियन कहता है कि तुम अभी भी बस मेरी सबऑर्डिनेट बन रही हो। देखो गर्लफ्रेंड, तुम मुझे बार बार बॉस मत बोलो। तो शाओ पूछती है कि फिर मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। इतने में यहाँ पर जियन का फ्रेंड आ जाता है और उसे देखकर शाओ बहुत ही ज्यादा शाय हो जाती है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। तो फिर शाओ की कलीग उसे ब्लश करता हुआ देखकर पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो ये जल्दी से कुछ भी बहाने कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग बाहर घूमने जाने के लिए निकल रहे होते हैं और जियन शाओ से कहता है कि लो तुम्हारा बैग दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो शाओ कहती है कि नहीं, अगर कलीग्स देख लेंगे तो फिर उन्हें शक हो जाएगा। तो फिर जियन मान जाता है कि ठीक है, लेकिन कम से कम एक फ़ोटो तो ले ही सकते हैं। और फिर वो उसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने लगता है। फिर इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ हॉट स्प्रिंग में होती है और फिर हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? तो शाओ कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा देर और रहूँगी। फिर तभी इतने में यहाँ पर जियन भी आ जाता है और शाओ से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और फिर इसके बाद दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे से जियन और शाओ मैसेज पर भी बात करने लग जाते हैं। और फिर जब वो ऑफिस में यहाँ उसे प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बताने आती है तो जियन कहता है कि आज हम साथ में लंच करने चलेंगे। शाओ कहती है कि ठीक है। फिर ये कहता है कि फिर उसके बाद मूवीज़ भी देखने चलेंगे। फिर इसके बाद शाओ जब यहाँ टिकट ले रही होती है तभी चैनी से देखकर फिर से परेशान करने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ की स्टेप सिस्टर आ जाती है और वो इसे चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर जियन भी शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है। तो फिर ये स्टेप सिस्टर चैन को लेकर अपना मूवी देखने चली जाती है और जियन शाओ से समझाने लगता है कि तुम इतना गुस्सा मत करो। तो ये कहती है कि मैं गुस्सा थोड़ी ना हो रही हूँ, वो तो बस वैसे भी मेरे डैड की स्टेप डॉटर है और मेरे डैड ने उसकी मॉम के साथ मिलकर मेरी मॉम को चीट किया था और उस लड़के को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और मैं उसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है वो। तो ये सुनकर जियन खुश होता है और फिर शाओ से बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और तुम बहुत अच्छे हो। तो जियन कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ कंपनी में होती है तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है, यानी कि उसकी मॉम के नए हस्बैंड की। और वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं पर वो शाओ को नहीं बताते और कहते हैं कि सब ठीक है। पर शाओ को शक हो जाता है और फिर वो यहाँ से जाने के लिए निकल रही होती है तभी जियन उसे देख लेता है और फिर वो भी उसे लेकर यहाँ साथ में पहुँचता है। और फिर शाओ यहाँ पर आकर देखती है कि कैसे उसके डैड की मिस्ट्रेस यहाँ पर उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड को यहाँ बातें सुना रही होती है और साथ ही उसके डैड भी यहाँ पर आकर झगड़ रहे होते हैं। तो जियन और शाओ दोनों ही मिलकर अपनी मॉम और उसके स्टेप डैड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर शाओ की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनका सन इन लॉ कितना अच्छा है। फिर इसके बाद शाओ और जियन कार में जा रहे होते हैं और शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि सॉरी, तुमने भी वो मेरी फैमिली का सारा मजाक बनता हुआ देख लिए। जियन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर शाओ से बताने लगती है कि वो जो लेडी थी वो मेरे डैड की मिस्ट्रेस थी जो मेरी मॉम को हर्ट कर रही थी उन्हें बातें सुनाकर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई इंसान सच में इतना बुरा कैसे हो सकता है। पहले उसने मेरी मॉम से मेरे डैड को चुराई और फिर मेरी मॉम के घर जाकर ट्रबल क्रिएट कर रही थी। आखिर इतने शिमलेस लोग कैसे हो सकते हैं? जियन कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहिए। फिर शाओ तो यहाँ पे रोने लग जाती है। तो जियन कहता है कि बचपन में तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और अब रो रही हो। तो शाओ शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कब पहचाना, यानी तुम पहले से जानते थे मुझे। और फिर वो रास्ता देख लेती है कि ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। तो जियन कहता है कि तुम इतना रो रही हो तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेके चलूँगा। तो फिर शाओ कहती है कि पहले मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे कब पहचाना था। तो जियन से बताने लगता है कि तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले से ही, जब हम दोनों पहली बार एलिवेटर में मिले थे तब मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा था, तभी मुझे पता लगा था। तो फिर ये कहती है कि ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले पता लग गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया।
जियन कहता है कि मैं कैसे बताता, तब तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। क्या मैं तुमसे ये कहता कि बचपन में जो चीज़ें हुई है उसकी वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? और फिर जियन शाओ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। फिर उसके बाद शाओ जियन के घर आकर उसकी बैंडेज वगैरह भी कर देती है और फिर यहाँ पर ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद दोनों बेड पर होते हैं और जियन के और फिर उसके बाद दोनों ही बेड पर होते हैं और शाओ को भूख लग रही होती है। तो जियन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने को जाता हूँ, तुम शावर ले लो। फिर शाओ यहाँ बाथरूम में आने के बाद बहुत ही शाय फील कर रही होती है और फिर इसके बाद वो उसे किचन में कुकिंग करता हुआ देखने भी आती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ जियन का पेट यानी कि वो छिपकली दिख जाती है, जिसे वो देख के डरी होती है। तभी जियन इसे दिखाने लगता है कि उस छिपकली को खाना कैसे खिलाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ और जियन अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जियन शाओ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड लीसा उसे बताती है कि ये नेकलेस तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और लिमिटेड एडिशन है। अभी इतने में शाओ की दो फ्रेंड्स और आई होती है और वो शाओ के गले में ये नेकलेस देखकर उसके बारे में कुछ भी बातें करने लगती है। फिर इसके बाद शाओ यहाँ जियन के ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट पर उसे साइन करवाने आई होती है और तभी वो उसे रोककर पूछने लगता है कि क्या तुम बिजी हो। शाओ कहती है कि हाँ और वो उसे हाथ छोड़ने के लिए बोल रही होती है। तो जियन कहता है कि क्या तुम्हें इतना डर है कि कोई हमें देख लेगा। तो शाओ कहती है कि देखो, मैं बस तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ और तुम मेरे बॉस हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा और अगर हमारे बारे में सभी को पता लग गया तो वो सभी हमारे बारे में गॉसिपिंग करते रहेंगे। तो जियन पूछता है कि फिर क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को अंडरग्राउंड रखना चाहती हो और या फिर मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब तुम इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहती हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। तो शाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ कंपनी में कुछ उसके कलीग्स बुली करने लग जाते हैं और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वो बॉस के पीछे पड़ी हुई है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ जियन सभी के सामने शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और वो सभी से क्लियरली बताने लगता है कि असल में मैं शाओ को परस्यू कर रहा हूँ और मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, इसलिए इसलिए दोबारा मुझे नहीं दिखना चाहिए कि तुम लोग में से कोई भी शाओ के बारे में रूमर फैला रहे हो। और फिर इसके बाद वो शाओ को लेकर यहाँ ऑफिस में आ जाता है। तो शाओ कहने लगती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियन कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करा। और फिर जियन यहाँ शाओ का मुंह ठीक करने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद शाओ के जब सारे कलीग को इस बारे में पता लगता है कि वो और बॉस रिलेशनशिप में, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और शाओ को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। और फिर अब तो जियन शाओ को सभी के सामने ही घर ले जाने के लिए आता है और सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं। और फिर इसके साथ ही कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि शाओ और जियन साथ में बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और एक पार्टी में गए होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ जियन से पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट कर चुके थे। तो फिर वो बताता है कि शायद जब हम लोग सबसे पहली बार क्लब में मिले थे तभी से, या फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग एलिवेटर में मिले थे तब से। तो शाओ ये जानकर खुश होती है और जियन को बताती है कि वो भी उसे तभी से ही लाइक करती थी। और फिर जियन सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सामने शाओ को एक ग्रैंड प्रपोजल देता है और उसे रिंग पहनाता है। और फिर इसी के साथ ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें पता लगता है कि शाओ अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से कंपनी की HR मैनेजर बन जाती है और जियन ये जानने के बाद उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।